नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था में वृद्धि विकास के में तीसरी इकाई किशोरावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हम किशोरों की समस्या, उनसे के सामाजिक व्यवहार से संबंधित कठिनाइयों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने आत्मदृढ़ता के 7वां बिंदु था, आत्मदृढ़ता संबंधी कठिनाइयों के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मानसिक दृढ़ता नहीं होती है और उसके कारण हमें आत्मदृढ़ता नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे सामाजिक विचार से संबंधित हैं, दार्शनिक विचार से संबंधित हैं, अभिभावक के विचार हैं, शिक्षक के विचार हैं, साथी समूह के विचार हैं, आत्मविश्वास का उनमें अभाव होता है, विरोधी स्थितियां उनमें पाई जाती है, जिसके कारण वह अपनी आत्मदृढ़ता को दर्शा नहीं पाते हैं। इसके अलावा मानसिक संघर्ष उनके मन में चलता रहता है, मस्तिष्क में चलता रहता है, जिसके कारण वह आत्मदृढ़ता का परिचय नहीं दे पाते हैं। इसी के साथ में उनमें संवेगात्मक अस्थिरता होती है और साथ में उनमें उपयोगिता और प्रासंगिकता का अभाव भी पाया जाता है, जिसके कारण वह किसी विषय पर, किसी बिंदु पर अपना निष्कर्ष और अपना निर्णय लेने में असमर्थता या असमंजस की स्थिति में रहते हैं। इसलिए आज हम आत्मदृढ़ता संबंधी कठिनाइयों और उनके दुष्परिणाम, कुप्रभावों को निम्नलिखित उपायों द्वारा दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हम एक अच्छे सामाजिक व्यवहार को लागू करने में हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो आज हम आत्मदृढ़ता संबंधी कठिनाइयों का समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो विचार था कि सामाजिक विचारधाराओं का परिष्कृत जो रूप है किशोरों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। विचारधारा को स्पष्ट रूप से, आपकी जो विचारधारा है वह स्पष्ट रूप से समाज के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे बालक भ्रमित न हो और आप किसी बात से असमंजस की स्थिति में है या भ्रम की स्थिति में है तो बच्चों के सामने या युवाओं के सामने इस प्रकार की पेचकश न करें और उसको व्यक्त न करें, ऐसी विचारधाराएं नहीं रखें। इसके अलावा प्रत्येक तथ्य और घटना की प्रामाणिकता को भी सिद्ध करने के प्रयास करने चाहिए। आप ऐसे ही तथ्य रखें जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। दूसरा बिंदु आता है दार्शनिक विचारधाराओं में भी उन विचारधाराओं को पढ़ने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए और उनको आगे अवसर दिए जाए और उनकी जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता को, सार्वभौमिक सत्य को युवाओं के सामने रखें और उससे होने वाली आत्मदृढ़ता की जो कुप्रभाव हैं उसको दूर करने के उपाय भी आप उनको सुझाएं। इसके अलावा अभिभावकों को सदैव किशोरों के साथ में मिलकर एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में सार्वभौमिक सत्य बच्चों को बताना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अभिभावक अपने बालकों से असत्य बात कह देते हैं या सार्वभौमिक जो सत्य बात होती है वह नहीं कहते हैं कि ये कारण तो इन पड़ोसियों के कारण हुआ या उनके कारण से ये समस्या आई है। तो इस प्रकार के विचार, असत्य विचार ना व्यक्त करें। इसके अलावा शिक्षक को भी चाहिए कि अपनी स्व विचारधारा को त्याग कर, अहंकार की, अहम की भावना को त्याग कर, जो दार्शनिक, जैसे आदर्शवाद की बात है तो आदर्शवाद की बात करें, प्रकृतिवाद की बात है तो प्रकृतिवाद की बात करें, प्रयोजनवाद की बात है तो प्रयोजनवाद की बात करें, लेकिन सब में अपना निष्कर्ष न निकालें। अपनी विचारधारा को अलग रखें। आदर्शवाद ने ये कहा था,
प्रयोजनवाद ने ये कहा था और मेरी विचारधारा इस प्रकार की। बच्चों के सामने आप एक ऑप्शन खड़ा करिए कि यह है दार्शनिक विचारधारा इस प्रकार की है, ये दार्शनिक विचारधारा इस प्रकार की है। तो इस प्रकार शिक्षक अपनी विचारधारा के माध्यम से बालकों के हित के लिए वह क्या कर पाएगा, एक सही दिशा निर्देश तैयार कर पाएगा। इसी के साथ में साथी समूह के निर्धारण की प्रक्रिया भी सर्वोत्तम होनी चाहिए, लेकिन यह कहने में आसान कि साथी कभी कभी असंवैधानिक और आपराधिक समूह के हो जाते, तो हमें इनको हतोत्साहित नहीं करके इन्हें उस मार्ग को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें अवसर देने चाहिए। उनको अवसर देने के बाद में उन समूहों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि आप ऐसी विचारधारा बनाइए, सर्वोत्तम विचारधारा बनाइए, सार्वभौमिक विचारधारा बनाइए, जिससे सभी बालक आपस में जुड़ सकें। और उन समूहों में आपको लगता है कि ये समूह बन गया है, तो उन समूहों को दूर करने के, जो उनमें आपराधिक प्रवृत्ति आ रही है या उनमें अनेक असंवैधानिक विचार आ रहे हैं, उनको दूर करने के उपाय आपको ढूंढने होंगे। और उनको ढूंढ के आप इस प्रकार के समूह का निर्माण करें जिससे सही दिशा में वह जा सके। इसके अलावा छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, चाहे किसी से संबंधित हो। और जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक बालक आत्मदृढ़ता का परिचय नहीं दे पाएगा, और इस प्रकार आत्मदृढ़ता का परिचय नहीं दे पाएगा तो वह हमारे लिए नुकसानदायक है। इसी के साथ में किशोरों के समक्ष कभी समान विरोधी विचारधारा की स्थितियां उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विरोधी विचारधाराएं, एक तरफ आप कहते हैं ये काम सही है, दूसरी तरफ क्या आप कहते हैं कि ये विचारधारा गलत है या ये कार्य गलत है। तो इस प्रकार की स्थिति का सामना उनको न करना पड़े। विरोधी विचारधारा आपको व्यक्त नहीं करना। फिर किशोरों के समक्ष में ऐसे विचार प्रस्तुत नहीं करने चाहिए जिससे उनको मानसिक दबाव महसूस हो, मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो। तो छात्रों में शुद्ध, परिपक्व और पारदर्शी विचारधारा प्रस्तुत करें और छात्रों को मानसिक संघर्ष से हो सके तब तक बहुत ही दूर रखें। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में किशोरों के संवेगात्मक विकास पर भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि संवेगात्मक विकास पर बालक का सर्वोत्तम निर्णय होता है और संवेगात्मक रूप से जब वह परिपक्व होगा तभी वह सही संवेगों का समय पर उपयोग कर सकेगा। यदि उनको संवेगों का प्रयोग करना उसको आ गया, संवेगों पर किस प्रकार अंकुश लगाया जाता है, किस प्रकार उन पे नियंत्रण रखा जाता है, जब क्रोध आता है तब उस पर किस प्रकार हमें अंकुश रखना है, उसको नियंत्रण में लाना है। तो इस प्रकार हम फिर आता है किशोरों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों की उपयोगिता और प्रासंगिकता का समावेश हो, जिससे छात्रों में आत्मदृढ़ता का विचार आए। और इस प्रकार के विचारों को हमें प्रस्तुत बच्चों के सामने करना चाहिए जिससे कि बालक अधिक से अधिक उनमें आत्मदृढ़ता का विकास हो सके।
तो आज हमने आत्मदृढ़ता संबंधी कठिनाइयों के समाधान के बारे में अध्ययन किया, और इस टॉपिक के अध्ययन के बाद में मैं ये मानता हूँ कि हर एक बालक में आत्मविश्वास और आत्मदृढ़ता का विकास होगा, और इस विकास के साथ साथ में ही वह बालक बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी बात को व्यक्त कर पाएगा, वह किसी प्रकार के मानसिक विकार की तरफ नहीं जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।